आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति। देहरादून में करेंगी रात्रि विश्राम। 8 नवंबर को बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस परेड की लेंगी सलामी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के साथ राज्य स्थापना दिवस में भाग भी लेंगी। देहरादून से बड़ी खबर, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस परेड में भी होंगी शामिल। बड़ी खबर देहरादून से, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति और साथ ही देहरादून में रात्रि विश्राम भी करेंगी। 8 नवंबर को बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस में भी शामिल होंगी। द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के साथ राज्य स्थापना दिवस में भी भाग लेंगी। तो वहीं पुलिस लाइन देहरादून में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून दौरे को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने भी पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के पहुंचने से 3 घंटे पहले ड्यूटी स्थल पर तैनात होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधियां या फिर वस्तुएं मिलने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाए और राष्ट्रपति से मिलने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर भी रखी जाए। आपको बता दें कि देहरादून में ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जहां पर पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग की गई। राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा है, जिसको लेकर यह ब्रीफिंग रखी गई। मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर उनसे भेंट की है और इस अवसर पर उनसे कई विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी 4 धाम और मानस खंड यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि सीएम धामी का मुंबई दौरा है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। अभी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कई विषयों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि सीएम धामी का जो है मुंबई दौरा है और देवेंद्र फडणवीस के साथ में मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर सीएम धामी देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्हें भेंट भी किया। आपको बता दें कि सीएम धामी का मुंबई दौरा है, जिसको लेकर लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की, कई विषयों पर भी चर्चा की गई है। सीएम धामी का मुंबई दौरा, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही कई लोगों को संबोधित भी किया और कई विषयों पर यहां पर चर्चा भी हुई। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है सीएम धामी ने और अभी वो मुंबई में है। मुंबई में दौरे कर रहे हैं लगातार और आज सुबह ही उन्हें पहले देखा गया था मरीन ड्राइव पर, जहां पर वो लोगों के साथ में एक्सरसाइज करते हुए नजर आए थे। तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है उन्होंने और साथ ही कई विषयों पर चर्चा भी की गई और कई चीजें जो है एक दूसरे को भेंट भी की गई। सीएम धामी का मुंबई दौरा है, जिसको लेकर कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई और मुंबई पहुंचे हैं सीएम धामी, जहां पर कई विषयों पर लगातार चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। अलग अलग लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी आज सुबह मरीन ड्राइव गए थे, जहां पर उन्होंने लोगों से बात भी की, उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उनके साथ मिलकर सेल्फी भी ली। तो वहीं अब देवेंद्र फडणवीस के साथ में मुलाकात हुई और कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। तस्वीरों भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस के साथ में मुलाकात की हैं, जहां पर तस्वीरें आई हैं सामने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं और जहां पर कई विषयों को लेकर चर्चा भी की गई है।
बीजेपी ने राहुल गांधी के 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे का स्वागत करने के साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि 100 करोड़ सनातनियों के बढ़ते सामर्थ्य के कारण ही राहुल धार्मिक यात्रा पर आए हैं। सनातन में व्यक्त किए गए इस विश्वास का भी स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी मोदी सरकार के विकास कार्यों को देखने आए हैं। इससे पूर्व वो धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का हाल देख चुके हैं और अब केदारनाथ आए हैं और इसी तरह से उनको अब अयोध्या, बनारस और महाकाल भी जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इस प्रतिक्रिया को तुच्छ और छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। अपने वीडियो में गांधी परिवार को वो जितना नीचा दिखा सकते थे, जितना सनातन विरोधी वो बता सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नजदीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीजों का फायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है, या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई होगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में बन रहे सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने काम में हो रही देरी को लेकर अफसरों की जमकर क्लास भी लगाई। सैन्य धाम का बजट 96 करोड़ के करीब रखा गया, जिसमें से करीब 45 करोड़ ठेकेदार को दिए जा चुके हैं। लेकिन ठेकेदार ने पैसों की कमी का हवाला देकर काम को आगे बढ़ने से भी मना कर दिया था। आपको बता दें कि जिसके बाद में गणेश जोशी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हो रहे काम का जायजा लिया और कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक किसी भी तरीके से इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, ये तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन मैं किसी भी हालत में मैंने आज कार्य संस्था को कहा कि आप डे नाइट काम कराइए, क्योंकि कुछ जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, ठेकेदार को पेमेंट न होने के कारण कुछ वित्तीय दिक्कत के कारण रुका है। तो मैं अभी चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बजट इनका बड़ा है वो बजट अभी रिलीज नहीं हुआ है। अभी ठेकेदार को 45 करोड़ रुपया मिल चुका है, जबकि इसकी कॉस्ट 96 करोड़ है। और जो जानकारी उस हिसाब से इन्होंने करीब 55% से अधिक काम किया है। 20 करोड़ की ठेकेदार की लायबिलिटी है। तो वहीं बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव आज अधिकांश महाविद्यालयों में चुनाव लगातार जारी है। आपको बता दें कुछ महाविद्यालयों में निर्विरोध हो रहे हैं चुनाव। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान, दोपहर 2 बजे तक ये प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी कॉलेज में शपथ ग्रहण भी किया गया। आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, दोपहर 2 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें कि प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव लगातार जारी है। सभी कॉलेज में शपथ ग्रहण भी हो रहा। कुछ महाविद्यालयों में जो चुनाव है वो लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से मतदान होने शुरू हुए थे, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर सभी कॉलेज में शपथ ग्रहण भी रखा गया और कुछ महाविद्यालयों में चुनाव भी हो रहे। सुबह 10 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, जहां पर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव
चुनाव हो रहा। सभी कॉलेज में शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया। कुछ महाविद्यालयों में चुनाव भी हो रहे हैं। साथ ही सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलेगा। तो वहीं रामनगर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के एबीवीपी और साथ ही एनएसयूआई उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में वोट करने के एक साथ में प्रेम पूर्वक वोट मांगते नजर आए। आपको बता दें कि 6 पदों पर 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। वहीं 4 पदों पर 4 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय भी हो चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के ललित और साथ ही कड़ाकोटी और एबीवीपी के हीरा सिंह राणा जो है वो मैदान पर है। सचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला चेतन पंत, मनोज नेगी, रोहित रावत के बीच में है। और वहीं महाविद्यालय के चुनाव प्रभारी से मौर्य ने बताया कि इस बार हमारे कॉलेज में 6 पदों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कॉलेज में 1413 छात्र और 2663 छात्राएं मतदान करेंगे। इस प्रकार कुल 3676 जो छात्र छात्राएं हैं वो मतदान करेंगे। मैं मतलब जिस तरीके का मतदान इसमें मेरे को देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे पक्ष में आस की चाम होने वाली है। किस प्रकार के आपके दावे थे और कितने आप दावों पर अगर देखिए, मैं अभी भी अगर मैं जीतता हूं तो मैं अभी भी अपने दावों पे खड़े उतरूंगा। मेरा पहला काम यही रहेगा कि महाविद्यालय को मॉडल कॉलेज बनाना, और दूसरा 3 सब्जेक्ट यहाँ पे मेन खोलना, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स, और तीसरा जो मेन काम रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाइब्रेरियों में नई किताबें लेके आना। मैं बहुत जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं जिन भी क्षेत्रों में गया बच्चों का बहुत ही अच्छा रुझान था। और मैं सबसे पहले अपील करना चाहूंगा बच्चों से कि बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले, क्योंकि किसी प्रतिनिधि को चुनना आपका हक है, क्योंकि ये प्रतिनिधि आप पूरे साल भर आपके लिए कार्य करेगा और रामनगर से नैनीताल आपके लिए दौड़ लगाएगा। चुनाव हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 8 बजे शुरू हो गया है, और शुरू में मतदान थोड़ा धीमा था, लेकिन अब रेगुलर बच्चे आ रहे हैं। इसमें हमारे जो वोटिंग हो रही है आज के दिन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्र, उपाध्यक्ष छात्रा, सचिव, कोषाध्यक्ष। हमारे यहाँ छात्र हैं 1413 और छात्राएं हैं 2263, कुल हैं 3673। तो वहीं देहरादून के धामावाला स्थित ज्वेलरी शॉप पर खरीदने के बहाने गहने चुराकर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन आरोपियों से चोरी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को अनिल कुमार वर्मा ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था और कि धामावाला में उनकी अलकनंदा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, और वारदात के दिन दोपहर करीब 2 बजे 2 लोग उनके यहां पर आते हैं। तब दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता है। दोनों को सोने के गहने पसंद नहीं आए तो वे चांदी के जेवर देखने लगे। उसी समय दुकान पर 3-4 ग्राहक आ गए। दुकान संचालक उनको भी गहने दिखाने लगा। आरोप है कि इस दौरान पहले आए 2 युवक सोने की 2 चेन और 2 जोड़ी पाजेब उठाकर लेकर गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए रेलवे स्टेशन तेल डिपो के पास से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। तो वहीं बीते दिनों बसपा के मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी का बीमारी के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया था। विधायक के निधन के बाद में मंगलौर कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। विधायक के निधन के बाद में कांग्रेस विधायक, बीजेपी और आम आदमी के कई दिग्गज नेतागण जो हैं वो वहां पर पहुंचे और उनके निवास पर भी पहुंचे। विधायक के निधन की सूचना मिलने पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक भी प्रकट किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंगलौर पहुंचे और विधायक के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंसारी जी का बहुत बड़ा क्षेत्रों का प्रभाव था। 2 बार लगातार विधायक रहे और उनका जो व्यवहार था वो सबको आकर्षित कर दिया। समाज के हर वर्ग में उन्होंने अपना स्थान बनाया हुआ था। आज हमारे मध्य नहीं है, क्योंकि उस दिन मेरा आना संभव नहीं हो पाया था। आज मैं उनके परिवार में आया, उनके दोनों पुत्रों से मेरी भेंट हुई है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो उनका सामाजिक योगदान है सदैव बना रहे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
तो थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने सोमवार को थराली विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा हेतु थराली तहसील सभागार में कई विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और जल निगम समेत ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग के आला अधिकारी समेत खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायक ने थराली विधानसभा में विभागावार चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ में थराली मोटर पुल का विकल्प तलाशने और मुख्य बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास का विकल्प ढूंढने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को विधानसभा में खस्ता हालत सड़कों को सुधारने के साथ ही लंबित सड़कों को शासन स्तर से जल्द फाइनल कराने के निर्देश दिए। जहां तक एनपीसीसी के आज यहाँ पर सहायता आए थे, उनको भी हमने ये निर्देश दिए हैं कि कुछ सड़कों पर मैं स्वयं आकर के इसके लिए निरीक्षण भी करूंगा। कुछ सड़कों पर इनके द्वारा कुछ एस्टिमेट इनके द्वारा सबमिट किए गए हैं, उसकी भी मैंने जानकारी दी है। और मैं ये चाहूँगा कि मैं अगली बार जब देहरादून जाऊँगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से इन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। पीएमजीएसवाई की भी कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सड़कों पर भी कुछ आपदा मत के द्वारा एस्टिमेट जिलाधिकारी को भेजे गए हैं। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्या बढ़ा है? जनसंख्या, असमानता, पलायन और आपदाएं। अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में देश में 36% और उत्तराखंड में 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ी है। 2021 में जनगणना नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि पिछले 2 दशक में उत्तराखंड में औसत हर साल 2 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। और इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि जब से ये राज्य बना है तब से अब तक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और रोजगार को लेकर भी आंदोलन हुआ करते हैं और अभी भी आंदोलन हो रहे हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी शब्द हमारे लिए किसी ने देखिए, जिन मुद्दों से लेकर ये राज्य आंदोलन चला था और राज्य का निर्माण हुआ था, सबसे बड़ी बात थी बेरोजगारी। रोजगार को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। आज भी इस प्रदेश में बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। बेरोजगारों के खून से होली खेलने का काम इस प्रदेश में आज भी हो रहा है, चाहे वो सरकारें किसी की रही हो। और आज की सरकार ने तो बिल्कुल ही हद पार कर दी है, जिस तरह के नौजवानों को सड़क पर लिटा कर पीटा गया है। रोजगार के कोई संसाधन सृजित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। ये जो मैं कह रहा हूँ ये भी शब्द हमारे लिए किसी ने कहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, बात गंभीरता से होगा। पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर की तरफ से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में वीआईपी प्रोग्राम के तहत बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। और जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारियों के निर्देशन में भी गठित टीम द्वारा बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान आ रहे 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस टीम को चेकिंग करते हुए देखकर अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने बॉर्डर पर बने चेकपोस्ट के पास ही घेर कर पकड़ लिया। आपको बता दें कि जहां तलाशी में आरोपी के पास से कुल 240 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बड़े स्तर पर महोदय का विजिट है जनपद में, उसी के दृष्टि किया जा रहा है कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है, इसे नशा मुक्त बनाना है। इसी अभियान को हम लोग लगातार चलाए जा रहे हैं और इस अभियान के दौरान ही कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट है जनपद में, उसी के दृष्टिगत हम लोग बॉर्डर पर सघन चेकिंग हम लोग कर रहे थे। उसी चेकिंग के दौरान हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 240 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई है, 240 ग्राम, जिसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये दोनों अभियुक्त जो है बरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे बड़ी मात्रा में ये जो स्मैक बरामद हुई है, इनसे जानकारी की गई तो ये बरेली से इसको ला रहे थे सेल करने के लिए। यहाँ के लोकल जो कस्बे हैं जैसे सितारगंज हो गया, पुलभट्टा हो गया, किच्छा हो गया, यहाँ पे इसको रिटेल में लोग बेचने वाले थे। कितनी मिली? 140 100 ग्राम के साथ 2 ऋषिकेश के गीतानगर स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की ओर से सकारात्मक पत्रकारिता और मीडिया सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऋषिकेश के मेयर
नीता मुंबई और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में कमल शर्मा, आशीष डोभाल भी पहुंचे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के माउंट आबू से आए आश्रम के सदस्यों ने सकारात्मक पत्रकारिता पर चर्चा की। पत्रकारों से समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए काम करने की अपील की। मेयर अनीता ने कार्यक्रम आयोजित करने पर आश्रम का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऋषिकेश की मीडिया ने सदा ही सकारात्मक पत्रकारिता की है और जिसमें आज शहर विकास की ओर अग्रसित हो रहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कर्मियों का इकट्ठा कर अपने चैनल और अखबार के माध्यम से दिखाना ही सच्ची पत्रकारिता है। खबरों का संज्ञान लेकर ही अधिकारी समस्याओं का समाधान करने के प्रति जागरूक होते हैं। कमल शर्मा ने यह भी कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से ही समाज को दशा दिशा भी दी जा सकती है, इसलिए सच्चे पत्रकार सकारात्मक पत्रकारिता ही करने में लगे हैं। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में देहरादून स्थित ऋषि पर्णा सभागार कलेक्टर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में करीब 100 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित प्राप्त थी। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, बिजली, पानी आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करें ताकि किसी को भी भटकना न पड़े। कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया। तकरीबन 100+ शिकायतें हमारे पास और आज ज़्यादातर शिकायतें लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड थी, प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट से ज़्यादा रिलेटेड थी कि अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है या कब्जा नहीं दिया है या रजिस्ट्री करा दी है, पेमेंट देने के बाद भी कब्जा नहीं हुआ। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बारे में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ आ रही हैं शिकायतें रेगुलर बेसिस पे, और बिजली, पानी, आपदा वो तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट थे। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि ट्रैफिक मूवमेंट की व्यवस्था, इसके अलावा सड़कों की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से अभी चल रही है। प्रशासन इन तैयारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहा है और जल्द ही इन तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। कि हम लोगों की जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक की मूवमेंट की व्यवस्था और साथ में जो रोड हैं और जो अलग दूसरी व्यवस्थाएं होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो सारी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। दून के थाना सेलाकुई से चोरी का एक मामला सामने आया, जहां पर चोरों ने बंद पड़े घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली थी। आपको बता दें कि घटना सामने आने के बाद में पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने आए और पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया, जिसके बाद में सूचना मिलने पर कुल्हाल से धोला थप्पड़ कच्चे रास्ते पर पुलिस ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया और एक पुलिस ने जो उसको धर दबोच लिया और तलाशी लेने पर आरोपी के पास से चोरी की ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का रहने वाला है। थाना क्षेत्रों में खासकर विकास नगर, कोतवाली थाना क्षेत्र, सहसपुर में विगत एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विकास नगर में करीब 7 लाख की और इसी तरह से कोतवाली क्षेत्र में 3 लाख की 10 लाख का सामान गया था। और सहसपुर क्षेत्र में भी पूरे घर में जो है, क्योंकि त्योहार का सीजन था, उसकी ज्वेलरी वगैरह 7 लाख की गायब हुई थी। तीनों मामलों में पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी कर ली। टोटल 100% माल बरामद हो गया। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोग इसमें वांछित हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश का जो इसमें गैंग है, जो वो प्रकाश में से पहले मुकदमे थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 17 लाख का जो है माल पूरा 100% तीनों थाना क्षेत्रों की चोरी का बरामद कर लिया। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही और आज रुड़की शहर के कई दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही चल रही है।
ये त्योहारों को मद्दे नजर रखते हुए हमने टीम बना रखी है। टीम लगातार कार्य कर रही है क्योंकि त्योहारों में खपत अधिक होने के कारण मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है। तो पहले हमने बॉर्डर पे जितनी हमारा पनीर मावा मिठाई बन के आ रही थी उसमें हमने कार्रवाई की थी और हमें संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस के साथ भी कार्रवाई की थी। हमने कई जगह पकड़ा भी इस तरह का मिलावटी जो हम संदिग्ध लग रहा था, उसे डिस्ट्रॉय भी किया, सैंपल भी लिए गए थे। और उसके बाद आज हम शहर में भी कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में जो हम दुकानों में जो मिठाई आजकल सज रही है उसको हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखी है कि नहीं लिखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।